हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक तिवारी है और जैसा कि आप जानते हैं ज्ञानदीप की वन शॉट वीडियो सीरीज़ में आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नेम है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो इसे आपको देखना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड। देखो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता क्या है। देखो एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में डिफरेंट पर्सन के थ्रू जितना भी गुड्स या कमोडिटीज एंड सर्विसेज पे जो पैसा स्पेंड किया जाता है, खर्च किया जाता है, देयर टोटल इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। उसके टोटल को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि एग्रीगेट डिमांड कभी जीरो नहीं होती है, यानी इन केस अगर आपका इनकम जीरो होगा तब भी आप कुछ ना कुछ डिमांड ऑलवेज करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे टेबल से देख सकते हैं, जब हमारी जो इनकम है इकॉनमी में जीरो है, 20 है, 40 है, 60 है, जीरो होने पे भी डिमांड एटलीस्ट 30 है। ओके, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है 35, 40, 45, हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जितनी तेजी से आपकी जीडीपी बढ़ रही है उतनी तेजी से आपकी डिमांड नहीं बढ़ती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि लोगों के द्वारा कुछ % अपनी इनकम का सेव कर लिया जाता है, इसलिए एग्रीगेट डिमांड जीडीपी के कंपेयर में उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो अकॉर्डिंग टू फिगर में एक्स एक्सिस पे इनकम जबकि वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड को दिखाया गया है। आई आपका इन्वेस्टमेंट है जबकि एएस एग्रीगेट सप्लाई और सी प्लस आई का जो टोटल है वो आपका एग्रीगेट डिमांड है। आप देख सकते हैं कि जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। देखो अगर हम एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो कैसे बनता है, मतलब किन चीजों से मिलकर के बनता है, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका क्लोज इकोनॉमी, एक होता है आपका ओपन इकोनॉमी। अगर मैं क्लोज इकोनॉमी की बात करूं तो क्लोज इकोनॉमी में हमें एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी के बिहाफ पे हम एग्रीगेट डिमांड को इवेलुएट करते हैं। अगर मैं सी की बात करूं तो सी का मतलब यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यानी लोगों के थ्रू डिफरेंट गुड्स या कमोडिटीज पे या सर्विसेज पे जितना पैसा खर्च किया जाता है यानी कि दैट मीन्स कि वो स्पेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ध्यान रखिएगा, लोगों का कंजम्पशन जितना ज्यादा होगा एग्रीगेट डिमांड भी उतनी ज्यादा होगी। अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम है तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई फॉर इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है एक इकोनॉमी में प्राइवेट इंडस्ट्रीज के द्वारा, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो ध्यान रखिएगा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, उनके पास इनकम आएगी जिससे वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट के द्वारा डेवलपमेंट या नॉन डेवलपमेंट कामों पर पैसा खर्च किया जाता है तो उससे भी हमारी एग्रीगेट डिमांड क्रिएट होती है। अगर डेवलपमेंट या नॉन डेवलपमेंट कामों पे पैसा खर्च होगा तो उससे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनके घर इनकम आएगी और वो डिमांड को बढ़ाने में मदद करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे हमने एक इकोनॉमी, एक कंट्री के अंदर बात की, यानी वो क्लोज इकोनॉमी का पोर्शन है। अगर मैं ओपन इकोनॉमी की बात करूं तो यहाँ पे एडी को कैलकुलेट करने के लिए सी प्लस आई प्लस जी और एक्स माइनस एम, यानी इसको हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब आप जानते हो कि किसी कंट्री के थ्रू अब्रॉड में यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर की जाती है या फिर उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है, बेचा जाता है, वो आपका एक्सपोर्ट है। और एक्सपोर्ट करने से आपकी कंट्री में फॉरेन करेंसी आती है जो आपकी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएगी। नेक्स्ट में बात करूं एम फॉर इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट का मतलब की बात करें तो फॉरेन से जो भी गुड्स या सर्विसेज हम लोग परचेज करते हैं, बाय करते हैं, वो हमारा इंपोर्ट है। ध्यान रखिए, जब कभी भी आप इंपोर्ट करते हैं तो आपके पास से फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा विदेशों में जाती है। और एक्स माइनस एम इसका मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। अगर हमारा नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव है इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं जबकि हमारा इंपोर्ट क्या है, कम, और ये हमारी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव सिंबल है। इससे ये पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी ज्यादा आ रही है जबकि हमारे पास से फॉरेन करेंसी जा कम रही है। और फॉरेन करेंसी अगर आपके पास ज्यादा आएगी तो ये आपकी इकोनॉमी के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने का काम करेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स में एक्स माइनस एम यानी नेट एक्सपोर्ट भी शामिल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई। देखो बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है, एक इकोनॉमी में डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के थ्रू जितनी भी मार्केट में गुड्स या कमोडिटीज या सर्विसेज को अवेलेबल करवाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जीडीपी में और एग्रीगेट सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे आपकी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी जीडीपी भी राइज होगी, एग्रीगेट सप्लाई अगर डिक्लाइन होगा तो जीडीपी भी कम हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं
AS इक्वल टू C प्लस एस है, यानी C फॉर कंजम्पशन और S फॉर सेविंग। अगर मैं टेबल के अकॉर्डिंग बात करूं तो अगर हमारी इनकम 0, 20, 40 हमारी इकोनॉमी में है तो जीरो इनकम होने पे आपका एग्रीगेट सप्लाई भी जीरो है। 20 अगर GDP है तो आपका एग्रीगेट सप्लाई भी 20 होगा, 40 होने पे 40 और 60 होने पे 60 होता है। ठीक है, अगर हम इसको फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो आप देख सकते हैं फिगर में एक्स एक्सिस पे GDP को रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि वाई एक्सिस पे एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जो आपका कर्व है ये आपका एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई का जो स्लोप है वो अपवर्ड होता है। इसका मतलब जैसे जैसे GDP बढ़ेगी, जैसे जैसे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, हमारा GDP भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका कंजम्पशन फंक्शन है। बेसिकली कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता क्या है? कंजम्पशन फंक्शन को हम उपभोग फलन भी कहते हैं। कंजम्पशन फंक्शन में रिप्रेजेंट द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, यानी उपभोग फलन इनकम और कंजम्पशन के बीच में फंक्शनल रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। आप ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है हमारा कंजम्पशन का लेवल भी बढ़ता जाता है। ठीक है, और एट द लेवल ऑफ जीरो इनकम, ध्यान रखिए, फिर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर करते हैं, यानी कंजम्पशन पे कुछ ना कुछ पैसा जरूर खर्च होता है। और ध्यान रखिए, जीरो इनकम पे जितना भी पैसा आप खर्च करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी उसको हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे टेबल से देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे इनकम हमारी 0, 50, 100 और 150 है, और जीरो इनकम पे भी हम 20 रुपीज खर्च करते हैं, यानी कंज्यूम कर रहे हैं। ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन भी है। 50 इनकम होने पे 60 हमारा कंजम्पशन है, 100 होने पे हमारा 100 कंजम्पशन है, और 150 होने पे हमारा कंजम्पशन 140 है। आपने देखा कि जितनी तेजी से हमारी इनकम बढ़ रही है उतनी तेजी से हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। इसका रीजन आपको पता है, इनकम का कुछ पोर्शन हम लोग सेविंग कर लेते हैं, दैट मीन्स जो भी पैसा है आप वो सेव कर लेते हो, इसलिए इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो भी मतलब स्ट्रेंथ है, बढ़ने की स्ट्रेंथ, वो इनकम के कंपेयर में कंजम्पशन में कम होती है। और एक बात और, आपने देखा कि इस लेवल पे 100 पे हमारा इनकम और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे इनकम, जबकि वाई एक्सिस पे आपने कंजम्पशन को दिखाया गया है। फिगर में C कंजम्पशन है और जबकि वाई आपका क्या है, इनकम, यानी GDP को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पे ये टॉपिक क्लियर हो गया, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेविंग फंक्शन। देखो बेसिकली सेविंग फंक्शन है क्या? सेविंग फंक्शन में रिप्रेजेंट द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग, यानी सेविंग फंक्शन आय और बचत के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज रिमेनिंग आफ्टर कंजम्पशन, यानी सेविंग इनकम का वो भाग है जो कंजम्पशन के बाद बच जाता है। यानी जो सेविंग्स है वो डायरेक्टली इनकम से रिलेटेड नहीं है, वो किस पे डिपेंड करती है? कंजम्पशन पे। और ये आप टेबल से समझ सकते हैं। आपने देखा हमारी इनकम 0, 50, 100 और 150 है, कंजम्पशन 20, 60, 100 और 140 है, जबकि सेविंग्स हमारा इनकम और कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस है। आप देख सकते हैं जीरो इनकम होने पे 20 कंजम्पशन है, दैट मीन्स हमारी सेविंग्स नेगेटिव। देन यहाँ पे 50 माइनस 60 यानी 10 सेविंग नेगेटिव। यहाँ पे आपका इनकम और कंजम्पशन दोनों सेम है, इसलिए आपकी सेविंग्स क्या होगी? 0। और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे आपकी सेविंग्स क्या हो जाती है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये कि इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है। फिगर से अगर आप इसे समझें तो फिगर में एक्स एक्सिस पे इनकम जबकि वाई एक्सिस पे सेविंग को दिखाया गया है। एस यहाँ पे सेविंग कर्व है और सेविंग कर्व एट द बिगनिंग नेगेटिव है, ध्यान रखिए यहाँ पे वो नेगेटिव है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है आपकी सेविंग्स भी इंक्रीज हो रही है, और ये वो पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन सेम था, तो इसका मतलब सेविंग क्या हो गया? 0। इसके बाद क्या होता है? आपकी सेविंग पॉजिटिव हो जाती है, यानी अगर आपकी इनकम 150 है तो 140 रुपीज आप कंज्यूम करते हो, दैट मीन्स आपने 10 रुपीज को सेविंग कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक फिनिश। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ एपीसी एंड एमपीसी। देखो एपीसी को हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं और औसत उपभोग प्रवृत्ति भी कहा जाता है इसे। और एपीसी को बेसिकली प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम के तौर पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी है क्या? बेसिकली प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम इज कॉल्ड एमपीसी, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। कंजम्पशन में होने वाला चेंज और इनकम में होने वाला चेंज, इनका प्रोपोर्शन एमपीसी कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ एपीएस एंड एमसीएस।
एपीएस का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग है, जबकि एमपीएस का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग है। एपीएस को अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करूं तो एपीएस इज नोन एज प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम, यानी बचत और आय के बीच का अनुपात एपीएस कहलाता है, जैसा कि आप यहाँ पे फॉर्मूले में देख सकते हैं। और अगर मैं एमपीएस की बात करूं तो एमपीएस कैन बी रिप्रेजेंट एज प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड चेंज इन इनकम, यानी बचत में होने वाला परिवर्तन और आय में होने वाला परिवर्तन एमपीएस कहलाता है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, देखो एपीसी और एपीएस में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एपीसी एंड एपीएस हैव सम इक्वल टू यूनिटरी, यानी एपीसी और एपीएस का टोटल यूनिटरी के इक्वल होता है, यानी 1 के इक्वल होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट एपीसी एंड एपीएस हैव अ इनवर्स रिलेशन, इसका मतलब ये हुआ अगर एपीसी बढ़ता है तो एपीएस डिक्लाइन होगा और अगर एपीसी में कमी आती है तो एपीएस बढ़ता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एपीसी इक्वल टू 1 माइनस एपीएस एंड एपीएस इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। देखो एमपीसी और एमपीएस में क्या रिलेशन है। अगेन एमपीसी एंड एमपीएस हैव अ सम इक्वल टू यूनिटरी, यानी दोनों का जो सम है वो यूनिटरी के इक्वल होता है, दैट मींस 1 के इक्वल होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका MPC and MPS have a inverse relation. That means if MPC increases then MPS declines. If MPC decreases then MPS will be rises. यानी MPC के बढ़ने पर MPS के वैल्यू में कमी आती है, जबकि MPC अगर डिक्लाइन होता है तो MPS आपका बढ़ता है। और ये यहाँ पे आप फॉर्मूले से देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे टर्म्स दिखाई गई है। MPC इक्वल टू 1 माइनस MPS एंड MPS इक्वल टू 1 माइनस MPC। तो यहाँ पे जाके ये आपका टॉपिक फिनिश हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।